सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस नए कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से आज एक खास कार्यक्रम और एक खास अतिथि हमारे साथ हैं प्रोफेसर ए एल रावल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं सबसे पहली बात फिर से एक बार रिपीट करता हूं, और मैं कई बातें रिपीट करता हूं। कई लोग कहते हैं आप कुछ बातें रिपीट क्यों करते हो। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये बात समझें कि डॉक्टर अमृतलाल रावल जी हमेशा समाज के किसी भी विषय पर अपनी बात रखने के लिए एक फोन करने पे हमेशा हमारे कार्यक्रम में आ जाते हैं। तो सर, आपका एक बार फिर से धन्यवाद इस बात के लिए कि आप एक सतर्क नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार वरिष्ठ व्यक्ति इस देश के होते हुए इस देश के मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। मैं आज का कार्यक्रम शुरू करता हूँ। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में एक और अतिथि धन्यवाद। हैं, उनको शायद उनके कुछ फोन में प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वो हमें बाद में ज्वाइन कर ले। आज का कार्यक्रम बहुत खास कार्यक्रम है, और खास करके शिक्षा के ऊपर। प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी खुद, जब भारत का विभाजन हुआ उस समय इनके पिताजी आए। इनका जन्म तो भारत में ही हुआ, शिक्षा भारत में हुई, और आगे चल के ये इंग्लिश के प्रोफेसर बने। तो सबसे पहले सर, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये। हालांकि मैं ये चाहूंगा कि आप बेबाक होकर अपनी राय रखें। हम यहाँ पर किसी भी नेता को, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम हमारे नेताओं को भी शिक्षित करें। हम किसी नेता को ब्लेम गेम नहीं करना चाहते, किसी को हम आरोप नहीं लगा रहे। हम सिर्फ विषय के ऊपर बात करेंगे। तो अमित शाह जी ने कुछ दिनों पहले बोला, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया, मैंने पढ़ा, मैंने सुना नहीं, मैंने पढ़ा, कई जगहों पे आया कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी भारत में। यही मेरा आपसे पहला प्रश्न है। उनकी ये स्टेटमेंट के बारे में, ये अमित शाह जी से भी आ सकती थी, किसी और से भी आ सकती थी। कोई भी भारत का नेता, कोई भी मंत्री ऐसा बोल सकता है। आप खुद इंग्लिश के प्रोफेसर रहे, आपने इंग्लिश की किताबें लिखी, आपने बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन रहा है कि आपने डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर जो इंग्लिश की खास करके किताबें लिखी, वो उस समय दक्षिण भारत में और जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं वहां तक वो किताबें पहुंची, जो कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ सकते थे। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इस तरह के वक्तव्य को जब कोई राजनेता देते हैं तो। धन्यवाद निखिल जी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इंग्लिश का। लोग जो है दूसरे प्रदेशों में भी, जैसे कि महाराष्ट्र में अभी बात उठी थी, हिंदी हिंदी हम ना पढ़ेंगे, ना बच्चों के ऊपर थोपने देंगे, और महाराष्ट्र में मराठी बोलनी पड़ेगी। मतलब इस तरह की जो बातें हैं ना, ये देश को तोड़ती हैं। अब अगर हिंदी अगर थोपी जाएगी साउथ के प्रदेशों पर, तो वो उन्होंने हमेशा से ही विरोध किया है हिंदी का। इसलिए मेरे विचार से जो देश की अखंडता है वो ज्यादा आवश्यक है। और हिंदी, जो इंग्लिश पढ़ना चाहे पढ़े, जो हिंदी पढ़ना चाहे पढ़े हिंदी। कोई इसमें तो मनाही उन्होंने नहीं है। उन्होंने ये बोला कि शर्म आएगी, ऐसा वो बोल रहे हैं कि शर्म आएगी इंग्लिश। आपको लगता है कि इंग्लिश बोलने की शर्म की बात है। नहीं, शर्म की बात तो क्या है। अब ये है कि अपनी अपनी सोच है। मैं तो कई जगह मैं कह चुका हूँ कि जिसने जो पढ़ना है पढ़े। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अपने बच्चों को अंग्रेजी जरूर पढ़ाइए, चाहे आपको आधी रोटी खानी पड़े। अब वो डॉक्टर अम्बेडकर की बात तो मुझे तो ठीक लगती है। अब आधी रोटी की तो बात नहीं है, लेकिन अब तो ऐसा है कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो इस विश्व में काफी जगह बोली जाती है और समझी भी जाती है। जी। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के जो 54 देश थे, उन सब में ये भाषा बोली और समझी जाती है। और कहा जाता है कि विश्व जो है आजकल एक विलेज बन गया है, गांव बन गया है। तो गांव की एक भाषा तो
समझ आनी चाहिए ना। अगर वो 54 घरों में बोली जाती है तो हम भी उन 54 घरों में से एक है, गांव के उन 54 घरों में से जिनमें अंग्रेजी बोली जाती है, हम भी उन्हें एक। अब विश्व इतना छोटा हो गया है कम्युनिकेशंस की वजह से और आने जाने की फैसिलिटीज की वजह से कि लोग अब दूसरी भाषाओं को जानना आवश्यक हो गया। खास तौर पे मेरे कई स्टूडेंट थे, कोई जर्मन कर रहा था, कोई फ्रेंच कर रहा था, कोई। जी सर। जी आप, हाँ जी, बता रहे थे अपने स्टूडेंट्स के बारे में। आप स्टूडेंट के बारे में बता रहे थे सर, कि आप के स्टूडेंट भी आपको कुछ बताते हैं। हाँ जी। हाँ, तो मेरे जो कई स्टूडेंट्स है ना, कोई जर्मन पढ़ रहा था, कोई फ्रेंच पढ़ रहा था, कोई रशियन पढ़ रहा था। वो इसीलिए था कि उनको बाहर के देशों में जाने से कि में सहूलियत हो। अब कई देशों में तो ऐसा है कि वो कहते हैं कि हमारी भाषा आनी चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर बोल नहीं पाएंगे, हम आपके साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे। और कई देशों की भाषा सीखने के लिए इंग्लिश भी आनी जरूरी है। मैंने भी चाइनीज सीखी थी कुछ समय। नहीं, इंग्लिश तो ऐसा है कि इंग्लिश तो भारत में आ ही जाती है। अब मैं अपने बेटे को कहता था कि मुझसे इंग्लिश पढ़ ले, वो कहता है कि इंग्लिश कोई पढ़ने की चीज थोड़ी है, वो तो अपने आप आ जाती है। स्कूलों में आजकल जो बच्चे जाते हैं, अच्छे जो जो मतलब ठीक स्कूल है, उनमें इंग्लिश तो आ ही जाती है बच्चों को। अच्छा, मैं एक दूसरे विषय पे आता हूँ। जो उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ये कैसे देखते हैं आप? नहीं, स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं, ये इसका कारण जो है ना, जानना जरूरी है। मैंने कई बार टीवी में देखा है कि एक तो जो जो बिल्डिंग है वो बहुत ही जर्जर है, और कई बच्चे आते नहीं है कहीं पर, कहीं टीचर नहीं आते, टीचर है नहीं, तो इस वजह से वो जो है ना शायद बंद किए जा रहे हैं। नहीं तो, अगर बिल्डिंग खराब है तो बिल्डिंग की मरम्मत हो सकती है, रोड्स की भी हाँ मरम्मत जी। होती है। टीचर नहीं आ रहे तो लाए जा सकते हैं, अटेंडेंस का कोई तरीका बना सकते हैं। और अगर बच्चे नहीं आ रहे तो उनको, या तो फिर एजुकेशन सिस्टम आपका सही नहीं है, जो आपका सिलेबस है वो प्राइवेट स्कूल के हिसाब से आप करिए। अगर वही बच्चा प्राइवेट में जा रहा है तो वही सिलेबस आप प्राइवेट में लाइए। तो आपको लगता है कि ये इससे जो देश की जो एक हमारे देश में शिक्षा का अधिकार जो है ना, वो एक मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो आपको लगता है कि इससे हमारे मूलभूत अधिकार के ऊपर असर पड़ेगा? हाँ, असर तो पड़ेगा। ये 5,000 स्कूल बहुत होते हैं एक स्टेट में। 5,000 से 5,200 स्कूल अगर बंद हो रहे हैं तो बहुत गंभीर बात है। जी। एक या तीसरे। तो वो स्कूल जी सर। उन लोगों को ऑफर कर दिए जाने चाहिए जो चलाना चाहते हैं स्कूल अच्छा, अपने इसको खर्चे से। इसको लोग ये भी कह रहे हैं कि जो जैसे सरकार के अस्पताल बने नहीं, लेकिन अस्पताल नहीं बनने के बाद निजी क्षेत्र के अस्पताल बन गए। और फिर अब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी दे रही है, जो पैसा देती है, उसके लिए आदमी निजी क्षेत्र के अस्पताल में जाता है। वो उसका बिल बना के सरकार से पैसा ले लेंगे। तो ये भी तो एक हो सकता है ना कि इसी तरह से शिक्षा का भी पूरा निजीकरण किया जाएगा, और फिर जो पैसा है वो सीधा सरकार से आ जाएगा उनके पास। और ऐसे। ये इस स्कीम का मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि स्कूल जो है ना सरकार से सीधा पैसा ले लेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। ये तो शायद मुश्किल है, मुझे लगता है। नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो यही हो रहा है ना। अभी नहीं होगा, आगे चल के तो यही होगा। जो बच्चे वहां से निकल के, अगर जो गवर्नमेंट स्कूल्स बंद करेगी और प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर को उनको कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो ये तो सीधा शिक्षा का निजीकरण का मुद्दा नहीं है? हाँ, शिक्षा का निजीकरण तो है, लेकिन निजीकरण के मैं तो खिलाफ हूँ। क्योंकि जो निजीकरण जब हो जाता है तो लोग अलग अलग अजीब अजीब
तरह की किताबें पढ़ाना शुरू कर देते ये हैं। वाले जो खास करके जो स्कूल्स है ना, ये स्कूल्स ऐसे हैं जैसे बिल्कुल गांवों के बीचों बीच है। तो यहाँ पे बच्चे पैदल चल के जा सकते हैं, कोई 5 मिनट में भी बच्चा पहुंच सकता है, कोई 10 मिनट में भी चल के। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर भी है। तो अगर सरकार ये कह भी देती है कि चलो हम ट्रांसपोर्ट देंगे, लेकिन क्या खाली ट्रांसपोर्ट देने से चीजें हल हो जाएंगी? क्योंकि फिर उसके लिए माँ बाप को सुबह सुबह उठ के बच्चों को लेके जाना पड़ेगा, अगर वैन तक, बस तक, फिर लेके भी आने के लिए फिर स्पेशल। अच्छा, ये माँ बाप कौन है? ये वो माँ बाप है जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं या खेती हल मजदूर होते हैं। कई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने दादा दादी के साथ रहते हैं, उनके माँ बाप शहर में काम कर रहे हैं। तो क्या वो हो पाएगा उन बच्चों के लिए? आपको लगता है अगर सरकार ये कह भी दे कि चलो हम बस का भाड़ा देंगे, पता भी नहीं अभी देंगे नहीं देंगे। दिल्ली में 2,500 रुपए हर महिला को बोले थे, वो नहीं आए। 15 लाख रुपए बोले थे, वो नहीं आए। 20 लाख करोड़ का पैकेज था, एक राहत पैकेज था। कोविड में मोदी जी ने कहा था, वो 20 लाख करोड़ का कोई पैकेज भी नहीं मिला। तो अभी तो ये भी नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या बोलती है और क्या करती है। लेकिन मैं उस पर नहीं भी जाता अगर, तो जो व्यवहारिक चीज है, जैसे मैंने बताया कि खेतिहर मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, बाहर गए हुए हैं, तो लगता है आपको ये व्यवहारिकता हो पाएगी? ऐसा जी कि जो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि बच्चे स्कूल से कितनी दूर हैं, बच्चे कहाँ रहते हैं। अगर वो पास रहते हैं तो अपने आप आ जाएंगे, नहीं तो उनको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, बस की या किसी और वाहन की। जी। ये तो प्रैक्टिकल वो है। जी। पहली तो बात यह है कि स्कूल शुरू हो, जी। स्कूलों की जो बिल्डिंग है वो ठीक ठाक हो और पढ़ाने वाले हों, तभी स्कूल जो है चल सकते हैं। वैसे तो हमने ये भी देखा है कि ऐसा भी होता है कि अगर एक बच्चा भी क्लास में आए और टीचर उपस्थित होता है तो कई बार वो एक बच्चे को भी पढ़ाता है। तो मेरे साथ रमेश भंगी जी भी आ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत जी स्वागत है शिक्षा पर इस विशेष थैंक्स। कार्यक्रम में। दो प्रश्न मैंने पूछे अमृतलाल रावल जी से, इन दोनों पर मैं आपकी भी संक्षिप्त में प्रतिक्रिया चाहूंगा, फिर मैं तीसरे प्रश्न पे आऊंगा जो मैं आप दोनों से पूछूंगा। पहला प्रश्न जो मैंने पूछा वो था, जिसमें हम राजनीतिक आइडियोलॉजी पे नहीं जाते, ना किसी नेता पे हम कुछ कटाक्ष करते, सिर्फ जो उन्होंने एक सिद्धांत बोला उस सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे। अमित शाह जी ने कुछ दिनों पहले उनका एक वक्तव्य आया कि इंग्लिश बोलने वालों को भारत में शर्म आएगी। अच्छा, मैं लोगों को बताना चाहूंगा रमेश भंगी जी के जीवन के बारे में, अमृतलाल जी के बारे में तो मैंने बता ही दिया। माननीय रमेश भंगी जी, आप, जैसा कि उन्होंने अपने नाम के आगे भंगी लगाया, क्योंकि वो जिस वर्ग से आते थे उसमें ज्यादातर लोग भंगी, उनको बोल के नीचा दिखाया जाता है। मैं तो नीचा नहीं मानता, क्योंकि कोई भी प्राचीन नाम हो सकता है। जैसे एक चूड़ा नाम होता है, तो मैं तो कहता हूँ जब भारत के अंदर हर दुल्हन हाथ में जो चूड़ियां पहनती है उसको चूड़ा बोलते हैं, तो चूड़ा नाम एक जाति का कैसे नीचे हो सकता है? हो सकता है उनका प्राचीन काम वो चूड़ियां बनाने का हो, हमें नहीं पता। पर बात यह है कि माननीय रमेश भंगी जी का जीवन इंग्लिश के बलबूते पे ही उठा है। आप पीछे देख सकते हैं उनकी किताबें। प्रोफेसर अमृतलाल जी का जीवन भी इंग्लिश के बलबूते पे ही उठा। विभाजन की विभीषिका उनके माँ बाप ने देखी और पूरे परिवार ने देखी। रमेश भंगी जी पहले कंडक्टर बने और शिक्षा लेते लेते गृह मंत्रालय, जो गृह मंत्री जी ने कहा है, आज यही वक्तव्य गृह मंत्री जी के यहाँ से आया है कि इंग्लिश बोलने वाले को शर्म आएगी। और माननीय रमेश भंगी जी गृह मंत्रालय से ही इंग्लिश के ट्रांसलेटर, एज ए ट्रांसलेटर रिटायर हुए हैं। तो सर, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए अंग्रेजी के बारे में हाँ, देखिए मतलब इंग्लिश अंग्रेजी बोलने जो वालों है, को शर्म हाँ, आएगी, ऐसा बोलते हैं वो। बिल्कुल निहायत ही बिल्कुल मतलब एकदम घटिया बयान है ये इस तरह का किसी भी। देखिए भारत में कई सौ लैंग्वेज, भारत में कई सौ भाषाएं बोली जाती हैं, और दुनिया में जो अंग्रेजी भाषा है वो एक ज्ञान विज्ञान की भाषा है। पूरी दुनिया को अंग्रेजी के माध्यम से ही ज्ञान का परिचय मिला है। ज्ञान की जो संकल्पना है, जो कंसेप्ट है, जो नॉलेज का जो कंसेप्ट है, वो अंग्रेजी के शब्दों में ज्यादा बेहतर होता है। अब देखिए, चूंकि मैं ट्रांसलेटर हूं, इसलिए हम एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय में एक वो ग्लोसरी छापते हैं और शब्दावली छापते हैं। उसमें वो अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय छापते हैं। अब एक
जो हम बाइसिकल चलाते हुए आए हैं हम लोग। तो बाइसिकल में एक होता है जो जब बाइसिकल चल जाती है ना, तो उसमें वो फ्री हो जाता है कभी कभी। तो उसे हम बोलते हैं कि कुत्ते फेल हो गए। ठीक है। जी जी जी। लेकिन अंग्रेजी में उसके लिए वो शब्द क्या है एक्चुअल, वो मुझे याद नहीं आ रहा, कुत्ता किस शब्द के लिए होता है। लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने उसके लिखे है दंतुर कुत्ता। हालांकि वो दांते होते हैं। तो ये जो अनुवाद की भाषा है, अनुवाद में क्या होता है कि पहले वो उसकी संकल्पना करते हैं, फिर उस संकल्पना को देखते हैं कि ये कैसे कैसे हम इसको अनुवाद करें। तो भाई जितनी देर में तुम कंसेप्ट का अनुवाद करोगे, उसके समकक्ष ढूंढ के लाओगे, तब तक तो नॉलेज जो है, ज्ञान, एआई के जमाना है, ये प्रकाश की गति से ज्ञान आगे बढ़ रहा है। जब तक आप उसके समकक्ष शब्द लाओगे तब तक तो कंसेप्ट बदल चुका होगा। तो ये शब्दों के शब्दा समकक्ष शब्द ढूंढना गलत है। हमें ज्ञान को एज इट इज ले लेना चाहिए। नहीं, मेरे को लेकिन एक इंग्लिश उदाहरण और देने दीजिए इंग्लिश सर। बोलने से शर्म एक आएगी। उदाहरण और, मुझे एक उदाहरण और देने दीजिए। अभी हमारे गुणाकर मूले थे, गणितज्ञ थे भारत के, बहुत अच्छे। शायद आज अब नहीं है, वो स्वर्गीय हो गए। गुणाकर मूल्य बहुत अच्छे गणितज्ञ थे। उन्होंने कंप्यूटर में जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है, तो उन्होंने सब चलाया था कठोरांग हार्डवेयर और कोमलांग सॉफ्टवेयर के लिए। भाई सॉफ्टवेयर की संकल्पना इतनी इजी है। सॉफ्टवेयर वो है जो हम कंप्यूटर में डालते हैं, और प्रोग्राम। हार्डवेयर है वो जो हमारे को साफ सामने दिख रहा है। पीसी जो है ये सामने दिख रहा है, कीबोर्ड है, ये हार्डवेयर है। तो मैं कह रहा हूं कि हमें हार्डवेयर को एज इट इज लेना चाहिए। और जो ज्ञान, अभी मैं फिर दोबारा उसी को रिपीट कर रहा हूँ, जो ज्ञान, जो असली जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो अंग्रेजी में ही अवेलेबल है। उसे हिंदी में ट्रांसलेट भी नहीं किया जा सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम, यहाँ पर जो एक कंसेप्ट। एक बात ये भी तो है ना कि मुझे ऐसा लगता है, अगर आप इंग्लिश जो है ना वो ढंग से पढ़ाई भी नहीं जाती यहाँ पर, जिसकी वजह से बच्चे सीख नहीं पाते। जैसे मैं वर्ड्स की एटिमोलॉजी, कि कोई शब्द कैसे निकला, जब मैं खोजता हूँ एटिमोलॉजी। तो जी वो जी। पता लगता है कि ये तो शब्द जो है ना कई भाषाओं में एक जैसा है। अगर वो हाँ। एटिमोलॉजी सिखा दी जाए बच्चों को, हम्म। अभी तो जो ABCD बोलते हैं वैसे भी नहीं बोलते, वो अ ब क ऐसे होता है। वो भी गलत पढ़ाया जाता है ABCD कई देशों में, तो मैंने देखा है ऐसे। जैसे यहाँ पर जेड बोलते हैं लेकिन वो जी होता है। तो यहाँ पर तो ABCD लेवल से ढंग से पढ़ाई नहीं जाती। तो जब पढ़ाई नहीं जा रही तो आ नहीं रही तो ढंग से। लेकिन बहुत से लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। लेकिन ये शर्म वाला मुद्दा है ना, क्या इसमें शर्म की बात है? मतलब अगर हम जाके दुनिया में जाके बोले इंग्लिश में, तो क्या ये शर्म की बात है? देखिए, भाषा जो है ना, भाषा कम्युनिकेट करने के लिए होती है, अपने विचारों को प्रकट करने का सर एक माध्यम है। वो सब तो सही भाषा है, ये लेकिन वो शर्म और मेन बेशर्म की क्या इंग्लिश की बात है? बात कर रहे हैं कि इंग्लिश बोलने से शर्म आएगी। नहीं भाई, इंग्लिश अगर अ, हमारी बात सामने वाला अंग्रेजी में समझ रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है हम अंग्रेजी में ही बात करें। मतलब ये मोदी जब जी का थोड़ा हमने तो थोड़ा देखिए, इंग्लिश का मजाक उड़ाया, तो ये पूरे देश को चाहते हैं कि वो इंग्लिश ना पढ़े। ऐसा बदले की हाँ, भावना तो बिहार कोई नेता को बिहार में वो जगना अंग्रेजी में चाहिए। वो बात कर रहे थे। अगर मोदी जी गए AI के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट में, तो उनकी इंग्लिश का मजाक उड़ा, तो मतलब आप पूरे देश को कहोगे कि आपको शर्म आएगी, मतलब हम पढ़ने नहीं देंगे, ऐसे बदले की भावना। हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि हम पढ़ने नहीं देंगे। इसलिए लगातार कितने स्कूल बंद हो गए भाई उत्तर प्रदेश में। मैं मेरे ख्याल वैसे 50,000 से ज्यादा इस स्कूल पे बंद हो गए। इस पे मैंने मैं आ, कल के आने ही वाले। अखबार की एक बात बताता हूँ अमित शाह जी के लिए, हम्म। कि जो नीति आयोग तो भारत सरकार का ही आयोग है। मैं सब लोगों को हाँ जी, हाँ बताना जी। चाहता हूँ, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट अगर इसमें दिख रहा है, ये पब्लिश हुई है। हम्म। तो नीति आयोग क्या कह रहा है कि भारत को जो है ना, जिस सेक्टर में जाना चाहिए आगे, वो कह रहा है कि अब जो अमेरिका के साथ या विदेशों के साथ, अच्छे जो डेवलप्ड देश है उनके साथ जिन सेक्टर्स में जाना चाहिए, वो सेक्टर है, की सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से संबंधित, फाइनेंशियल सर्विसेज वाणिज्य से संबंधित, प्रोफेशनल सर्विसेज, कोई भी आप प्रोफेशनल हो जाके फॉरेन के अंदर अपनी सेवा दो,
एंड एजुकेशन, और शिक्षा से संबंधित। ये तो नीति आयोग खुद सरकार कह रही है, उसकी रिपोर्ट है कि हमको इन सेक्टर्स में जाना है। इन सेक्टर्स में आपको लगता है हम यूएस में जाके, यूके में, बिना कनाडा में, बिना इंग्लिश के हम जा सकते हैं? तो ये हमारे नेताओं को खुद नहीं पता कि हम, ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर है जिससे हमारा देश डेवलप होगा, ये नीति आयोग कह रहा है। बताइए। नहीं, जो सुझाव जिन जिन सेक्टर्स का सुझाव इसमें दिया गया है, उन सभी सेक्टर्स पे पानी फेर दिया हमारे यहाँ तो, नेस्तनाबूद कर दिया ना, वो तो है ही नहीं, जड़ से उखाड़ दिए गए। तो हम कहाँ जाएंगे? कोई कुछ कहीं भी नहीं जाएगा। तो फिर ये छोड़ा क्या गवर्नमेंट है, क्यों आपने रिपोर्ट कर रही एजुकेशन है? ही खत्म रिपोर्ट कर दिया। गवर्नमेंट क्यों ये रिपोर्ट छाप रही है फिर? क्यों कह रही है? वो जो वही तो। फाइनेंशियल सर्विस में कोई प्रोफेशनल कैसे जाएगा? मान लीजिए एक फिल्म एडिटर है जिसको अच्छी इंग्लिश आती है, वो बंगाल का है, बंगाल में अच्छी इंग्लिश है, वो जाके अमेरिका में भी, कनाडा में भी काम कर सकता है, उसको इंग्लिश समझ में आ रही है। अब आप उसको इंग्लिश ही नहीं पढ़ाओगे तो वो कैसे जाके काम करेगा? तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का उल्टा बोल रहे हैं अमित शाह जी खुद ही, गृह देखिए, मंत्री खुद ही मुझे उल्टा ऐसा बोल लगता रहे है, हैं। देखिए असल में क्या है, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। वास्तव में क्या है, जनता को मैसेज जाएगा कि हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, अंग्रेजी को नीचा मतलब ये दिखाया जा हिंदी रहा है वोट बैंक के लोगों। लिए है, हिंदी बेल्ट के वोट बैंक के लिए। बिल्कुल, इनको हिंदी बेल्ट वालों मतलब को, देश गोबर बेकार बेल्ट है, वालों को देश बेवकूफ। बेकार हो गया, देश हाँ। बर्बाद जाए, आपको वोट बैंक। ले- अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा मैं आपसे सवाल आता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं जाते, देश नहीं, बहुत मैं इसी परेशान है। इसी में बात कर लेते ना। मैं लेकिन नहीं, इसमें मेरा क्या है बहुत ना, सारे सवाल है। इसमें, जी बोलिए जी आप, जी बोलिए बोलिए, संक्षिप्त में थोड़ा बोलिए। जी जी, बोलिए चलिए। सर, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं हाँ, दूसरा मैं सवाल ये पूछ रहा कहना हूँ। चाह रहा था कि इनका ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और का मतलब ये हुआ कि ये इन्होंने का जो बयान है वो आम लोगों के लिए है, कि वो हिंदी ना पढ़े, एजुकेशन पे ध्यान ना दे, किसी चीज पे ध्यान ना दे। लेकिन जो इनका वोटिंग के लिए ना, अपना वर्ग वो है, हिंदी वाले वो कांवड़िया उठा रहे हैं, दक्षिण भारत का तो कोई कांवड़ा नहीं उठा रहा ना, तो उसको वो ठीक। इंसेंटिवाइज करना है। मानसिकता जो है हाँ, ना उसकी तो इंसेंटिव, वो अगर ना पढ़े, वो बाहर की किताबें ना पढ़ बिल्कुल। पाए, तो उसको इंसेंटिवाइज। एनीवे, मैं दूसरा क्वेश्चन ले आता हूँ कि हम्म। स्कूल बंद किए जा रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश के अंदर, 5,200 स्कूल। क्या कहना है इस बारे में आपका? क्या वो क्या देखिए वो स्कूल। ट्रैवलिंग अलाउंस दे पाएंगे? ट्रैवलिंग अलाउंस अगर दे भी देते हैं तो क्या ये शिक्षा का निजीकरण नहीं है? क्या इससे जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, जैसे जो लोग काम करने जा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर है या पलायन कर चुके हैं, वो अपने बच्चे को कहाँ से भेजेंगे जब स्कूल आज 5 कदम 10 कदम दूरी पे है, 5 मिनट की दूरी पे, 10 मिनट की दूरी पे है? तो ये बंद करना स्कूलों को क्या सही है? देखिए, हमारा 5वीं तक का स्कूल था, मुश्किल से 300 मीटर दूर था हमारे घर से, आधे किलोमीटर के अंदर अंदर था, 100-200 मीटर के फासले पे हम लोग स्कूल चले गए। जो हमारा 6 क्लास से आगे का स्कूल था, वो था कम से कम 2.5-3 किलोमीटर दूर था। 3 किलोमीटर दूर भी हमें जाना, हमें को लगभग आधा घंटा लग जाते, 1 घंटा दौड़, बच्चों में तो दौड़ते दौड़ते जाते तब भी आधा घंटा लगता था। तो 1 घंटे का रास्ता मान लो ना भाई। अभी तो इन्होंने सीमा रखी है 6 किलोमीटर दूर तक जाने की। 6 किलोमीटर कौन जाएगा? बच्चा बच्चा कैसे जा सकता है? 6 किलोमीटर पहली में क्लास का स्कूल हो बच्चा ही छह ना तो? किलोमीटर कैसे जाएगा भाई? और स्कूल है ही नहीं 6 किलोमीटर है में, तो स्कूल हो ही ना तो? नहीं, वो वही कह रही कि मिनिमम 6 किलोमीटर। देखिए, कुल मिला के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो चिंतन करने वाले लोग हैं, उनके अंदर में ये पहले से ही आशंका थी कि शिक्षा से दूर किया जा रहा है। और ये बिल्कुल उसको बिल्कुल। प्रैक्टिकली इन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि हम शिक्षा से, आपको शिक्षा तक पहुंचने ही नहीं देंगे। उसका ये बिल्कुल साक्ष्य है इस बात का। जब भाई पढ़ने कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे पढ़ने? जी। तो मैं ये कोई अमृत तरीका थोड़ा ही ऐसे जी, मैं अमृतलाल रावल जी के पास आता हूँ, खत्म। जो कि खुद दिल्ली जी। यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर है। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक और मुद्दा चल रहा है। डीयू का स्टाफ ये कह रहा है, भाई शिक्षा का आप निजीकरण कर रहे हो। दो तरह के जो हेड होते हैं, एक टीचर्स की पेमेंट, और दूसरा बिल्डिंग की मेंटेनेंस। इन दोनों के अंदर यूजीसी से दिल्ली यूनिवर्सिटी को कम पैसे का आवंटन हुआ है, वो भी तब जब बहुत सारा स्टाफ जो है ना वो टेम्परेरी बेसिस पे है। मतलब उस स्टाफ को, टीचिंग स्टाफ को ही नहीं पता, काम करने वाले स्टाफ को भी नहीं पता, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तब भी गवर्नमेंट का दिल्ली यूनिवर्सिटी को, और मात्र कितने करोड़ रुपए कम है, ज्यादा नहीं है, कुछ चंद करोड़ रुपए कम है। तो हमारे देश के अंदर आपको लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी राजधानी ये सही है? अच्छा, उस पर एक और बात मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को भी, आपको भी,
तो सरकार कहती है आप स्टूडेंट से निकालो। तो जो पॉलिसी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की कि हम सालाना 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाएंगे, उसकी डबल बढ़ा दिया है, 20% बढ़ा दिया है। तो स्टूडेंट्स पे भी बोझ पड़ रहा है, और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि खाली फीस नहीं होती, आना जाना, कपड़े चाहिए होते हैं, कुछ खाना पीना चाहिए होता है, एक अच्छा खासा पैसा शिक्षा के ऊपर खर्चा होता है। कई बच्चों को कमरे लेने पड़ते हैं, किराए पे रहना पड़ता है, बाहर से खाना पड़ता है जो बाहर से आते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये जो सरकार की पॉलिसी है सही है? ऐसा नहीं, जो जो आपने बात की, जो कि यूजीसी से मिलता है और कॉलेज का खर्चा कैसे होता है, तो खर्चा तो जो मेन होता है वो तो यूजी यूनिवर्सिटी देती है, जो ट्रस्ट होता है उस कॉलेज का वो देता है। जैसे कि कोई प्राइवेट ट्रस्ट है तो प्राइवेट ट्रस्ट जो है वो 5% देता है खर्चे का, और बाकी जो है वो यूजीसी से आता है। और अगर यूनिवर्सिटी का कॉलेज है तो यूनिवर्सिटी देती है, दिल्ली सरकार का कॉलेज है तो दिल्ली सरकार देती है, इस तरह से आता है। और बाकी जो आपने बात की को जो स्टाफ है वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर है, ये बात ठीक है। अब मैं तो इसके खिलाफ हूँ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्टाफ रखना। मेरा तो ये विचार है कि परमानेंट स्टाफ होना चाहिए, टीचिंग में भी और नॉन टीचिंग में भी, तभी वो आदमी डेडिकेशन से काम कर सकता है। हमने जब ज्वाइन किया था 1971 में, तो उस समय सभी जो है ना एम्प्लॉइज थे प्राइवेट ट्रस्ट के, लेकिन हमें तनख्वाह मिलती थी यूनिवर्सिटी से। मतलब वही 5% जो था वो ट्रस्ट देता था और बाकी वो देता। और ये जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो आया है ना, ये बहुत ही गलत है। सर ये ये मैं विचार। जी रमेश भंगी जी से पूछता हूँ कि यहाँ भी दिल्ली शायद है, सीट पे नहीं है, चलिए ये बात आप ही से मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कुछ प्रोफेशनल्स ने कहा है कि क्या ये सीधा अब शिक्षा का निजीकरण का रास्ता नहीं अपना रही सरकार? अच्छा, एक एक यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक और फैक्टर मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो मैं पहले प्रोफेसर सर अमृतलाल रावल जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये शिक्षा का सीधा रास्ता नहीं है? और दूसरी बात ये कि अभी हरियाणा के अंदर एक फॉरेस्ट लैंड पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी थी। पहली बात तो वो बनना इलीगल है। दूसरी बात, जो कमेटी बैठी थी वो कमेटी ने बोल दिया भैया बन ही नहीं सकती। दूसरी बात, जो उस पर फाइन लगा है, उस फाइन को गवर्नमेंट कम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। यही सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फंड प्रॉपर नहीं दे रही है, और यही सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो भी फॉरेस्ट एरिया लैंड पे बनती है उसकी पेनल्टी घटा रही है। वहां पेनल्टी घटाई जा रही है प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी के अंदर फीस बढ़ाई जा रही है। आपको लगता नहीं पूरा निजीकरण का है, प्रोफेसर अमृतलाल रावल? नहीं, पूरा निजीकरण तो नहीं है, बाकी ये है कि जो निजी निजी जो यूनिवर्सिटीज हैं और ये वो वहां पर, जैसा कि मैंने सुना है कि एजुकेशन तो मिलती है लेकिन बहुत महंगी, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं बच्चों को, जो कि बहुत मुश्किल है कई बच्चों के लिए, कई पेरेंट्स के लिए। जी रमेश भंगी जी, क्या लगता है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जी ये हालमेल जो चल रहा है? देखिए, आपने भी जो कहा ना कि सरकार ये चाहती है कि सरकारी संस्थाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। हर सरकारी संस्था को समाप्त करके उनको प्राइवेट कर दिया जाए, और उनको खुली छूट दे दी जाए कि वो कुछ भी कमाए, कुछ भी करें, कितना भी करें। अब देखिए, उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पेनल्टी में छूट देना क्या है? उसको बढ़ावा देना है। और इसने अपना ड्यू की फीस को, वो उसको क्या बताया आपने, उसके स्टूडेंट से उगाही करवाना। डबल कर दिया है, 10% बढ़ती है उसको हाँ, तो डबल उसको कर डबल दिया। कर दिया। तो ये बिल्कुल ये है कि सरकारी संस्थाओं को बिल्कुल ही समाप्त करने का, इसको क्या बोलते हैं वो, क्रमवार, फेज वाइज, फेज मैनर में इनको समाप्त करना है। पहले फीस बढ़ा दो, फिर टीचर्स को भर्ती मत करो, स्टूडेंट्स को ऐसे अलग अलग तरह बहुत सारी नीतियां, भाई बनाने वाले तो नीतियां तो इन्हीं के पास है ना। फेज मैनर में धीमे धीमे समाप्त कर देंगे। यहाँ मैं
एक शिक्षा के बारे में एक बात बोलना चाहता, मैं इग्नू के बारे में बताना चाह रहा हूँ, अगर मौका मिले तो बताएं सर। जी बोलिए बोलिए, समय है थोड़ा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेरी बेटी ने एडमिशन लिया है, अब मतलब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है आजकल की तारीख में। इग्नू दुनिया की सबसे ज्यादा एनरोलमेंट वाली यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया की। उसकी जो फीस है वो एमए की फीस, एमए हिस्ट्री की फीस है 16,000, 8,000 रुपए एक साल के। उसमें 80 बच्चे को भी 8,000 जमा करने हैं। भाई इसकी इतनी फीस पहले कभी नहीं थी, हजारों में फीस हुआ करती थी, वो आदमी पे कर पाता था। अब मान लिया कि एक साल के 8,000 रुपए देने हैं। अब होता क्या है कि ये करना है कि अगर कोई एससी स्टूडेंट है, गरीब स्टूडेंट है, तो वो कहेंगे कि भाई ऐसा करो, आप फीस को जमा कर दो, और सोशल जो डिपार्टमेंट है, समाज कल्याण विभाग है, वो आपकी फीस बाद में वापस कर देगा। अब सोचने वाली बात है, जो बंदा एक साल के 8,000 रुपए बने, एक आदमी को मिलती है दिहाड़ी 500 रुपए एक दिन की। चाहूंगा आपको भी, कांग्रेस ने हाँ। शेड्यूल कास्ट का, एसटी का मुझे नहीं पता, शेड्यूल कास्ट का कांग्रेस ने स्पेशल कंपोनेंट का जो पैसा होता है वो कॉमनवेल्थ के खेलों पे खर्च किया था। और अभी हाल ही में, हाँ एक और यस। मैं बात बता दूं, कि जो स्टूडेंट एससी एसटी के फॉरेन जाते हैं उसमें से 40% स्टूडेंट, मतलब कुल 105 या 104 स्टूडेंट है, उसमें से 40% ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है ना वो भेजा ही नहीं है इस बार। और उल्टा नरेंद्र मोदी जी का जो बताइए। बजट, जो वो बच्चों से बात करने जाते हैं कि बच्चों ये करो, बच्चों वो करो, वो बजट कई गुना बढ़ गया है। तो पढ़ाई मोदी जी की हो रही है, बच्चों की हो रही है। नहीं तो, नहीं, ये तो प्रचार है ना। सरकार का, वर्तमान सरकार का सारा बजट प्रचार पे जा रहा है। हम तो कई बार कह चुके ये विज्ञापनी सरकार है। इसका कोई जनता से कोई लेना देना नहीं है, विज्ञापन करते जाओ, प्रचार करते रहो, विज्ञापन करो। तो मैं जो बता रहा था ना, एग्जाम्पल की बता रहा हूँ, मान लिया एक साल के 8,000 रुपए देने हैं। एक दिहाड़ी मजदूर है, 500 रुपए रोज कमाता है, तो उसको 8,000 रुपए जमा करने के लिए, मतलब एक महीने में उसके हो गए 15,000। 15,000 रुपए एक महीने, 500 रुपए के रोज के हिसाब से। तो भाई वो 8,000 रुपए बचाने के लिए कितने दिन बचाएगा? 500 रुपए में तो उसको मुश्किल से 50 रुपए भी नहीं बचाता एक दिन में ना। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर सही है। 50 रुपए रोज, 50 रुपए मुश्किल से अगर उसकी बचत होती है, और सिर्फ शिक्षा के लिए, तो उसको कितने दिन करना पड़ेगा? मुझे लग रहा है कि 8,000 के 400 दिन बचाने पड़ेंगे। जी जी जी। 400 दिन का मतलब हो गया लगभग एक साल हो गया। ज्यादा, और ज्यादा हो जाएगा, 2 साल लग जाएंगे। डेढ़ एक 400 दिन का मतलब 1.5 साल। 1.5 साल हो गया है। जी। है, 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल तक वो 50 रुपए रोज कमाएगा, तब जबकि उसके पास बजट बना के चलेगा कि हाँ मैं इतने पैसे कमाऊंगा। सरकार वो कब कब जमा करेगा भाई, कब कहां से फीस लाएगा? तो ये तो सरकार ने बिल्कुल ठान लिया है कि देश को, और देश कौन है? देश तो हम गरीब लोग हैं ना। अमेरिका में तो फ्री हमें एजुकेशन, अनपढ़ अमेरिका बनाए में फ्री रखना है। एजुकेशन है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। हाँ। अमेरिका में फ्री एजुकेशन है, कई देशों में फ्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन फ्री है। मैं कुछ समय पहले ना, कुछ साल पहले, मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता था तो मैं ऐसा पढ़ता था कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन होती है, इन्वेस्टमेंट होती है सरकार की, देश में इन्वेस्टमेंट होती है, यस। प्रबुद्ध होते हैं लोग। देश का वो जो फ्री इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन वाले थे वो फ्यूचर सब है फॉरेन देश का चले गए। इसमें। अभी नहीं, फ्री भाई एजुकेशन वालों को। असेट कौन है? असेट हमारे जो बच्चे हैं वही तो देश का भविष्य है। देश वही का देश असेट का कौन है? भविष्य है, बिल्कुल सही बात। बच्चे विद्वान होंगे, बच्चे जी पढ़े सर। लिखे होंगे, तभी तो देश चलेगा। जी सर। हमारी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है देश के लिए। देश को अनपढ़ बना देंगे नहीं, तो वो असेट का क्या उद्देश्य होगा, क्या सिर्फ होगा? पैसे का जो एक चेन है ना, उसको सप्लाई पैसे को अपनी तरफ खींचना है। खैर, समय कम हो रहा है। मैं प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी जी। और रमेश बंगे जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और इस मैं एक कार्यक्रम बात को। कहना चाहता हूँ। सर समय हम कम है, मैं कट एक जाएगी बात, आवाज तो। ऐसा है जब हमने स्कूल में जाना शुरू किया था तो हमारी फीस थी 6 पैसे, चंदा होती थी, सरकारी स्कूल था। जी जी जी। कॉलेज में 15 रुपए था, बी ऑनर्स, जी जी और एमए इंग्लिश में भी 15 रुपए था। तो जी। इस तरह से 15 रुपए महीना फीस होती थी। हम ये देखे पढ़ गए, और